क्वेश्चन लेते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन है फॉर कैल्शियम एटम, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन ईच केस। ठीक है, मैं कुछ केस आपको देता हूं यहाँ पे और आपको बच्चों बताने हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स है ना इंडिविजुअल केस में कितने होंगे। तो जैसे मैंने पहला केस आपको दिया कि फर्स्ट केस n इज इक्वल टू 4। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना कैल्शियम एटम को लेके। नेक्स्ट बच्चों ने पूछा है n इज इक्वल टू 5 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, है ना। थर्ड मैंने आपसे पूछा कि बच्चों l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। फोर्थ केस इज l इज इक्वल टू 2, है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके लिए कितने आपके होंगे। और बेटा मैं बताऊं पिछले 10 ईयर से आपके जो क्वांटम नंबर है ना इस पे क्वेश्चंस बहुत रेगुलर आ रहे हैं, बहुत रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर। और सभी एग्जाम में नीट हो आपका, चाहे जेई मेंस हो एडवांस हो, और इसमें कुछ अलग मैं थ्योरीज बताऊंगा, उन पे भी क्वेश्चंस फॉर्मूले पे आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, बस वही हम बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4, हाँ पहले इनमें बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि आप जो कैल्शियम एटम दे रखा है उस कैल्शियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो, सबसे अच्छा ऑप्शन तरीका है कि कैल्शियम का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते तो कितना 20, है ना। तो यहाँ से 10 to 20, 20 मतलब ये 1s2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2s2 हो जाएगा, वही स्कूल पब्लिक स्कूल वाला है ना वो लगा जो, तो आपका 1s2 2s2, नेक्स्ट आपका 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, और फिर बच्चों 4s2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने ध्यान से देखा यहाँ पे 2 2 4 6 10 और 10 आपके इधर है ना 20, 4s2 है ना, फोर्थ पीरियड का वैसे भी होता है कैल्शियम, बिल्कुल सही है। दो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं एफ सब शेल के अंदर, तो बच्चे इसलिए एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। इसने क्वेश्चन पूछा है पहला कि n इज इक्वल टू 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 दे रखी है। तो आप बताओ यहाँ पे जो फोर्थ मतलब ये जो आपका ऑर्बिट यहाँ पे जो दिखेगा, ध्यान दो सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है 4s के पास, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसे मत निकाल देना कि 2n का स्क्वायर कर दो और फिर आंसर निकाल दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यस, उसने एलिमेंट स्पेसिफाई किया है, देन उसने पूछा है। तो ये जो 1 2 3 4 जो नंबर्स लिखते हैं ये बच्चों क्या होते हैं, पीरियड नंबर होते हैं, ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ 4 ये 4 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, एस के साथ 2, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आंसर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने पूछा था n इक्वल टू 5 वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 5 तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, अरे 5 आएगा ही नहीं ना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 थे, 5 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे होंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एल इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो एल इक्वल टू 0 के केस में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ। एल इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, एस, एस सब सेल के लिए, बिल्कुल आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो कैल्शियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एस सब सेल की कहाँ कहाँ दिख रही है, एक तो ये दिख रही है यहाँ पे 1 2 और ये 3 और ये 4, सबको काउंट करो, एस के पास 2 यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एल इक्वल टू 2, 2 केस, इसके लिए कितने होंगे, 0। भाई एल इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो आपको पता है एल इक्वल टू 0 जो होता है वो एस के लिए होता है ना। फिर बात करते हैं एल इक्वल टू 2, ये पी के लिए, सॉरी 1, ये पी के लिए होता है। एल इक्वल टू 2 बात करते हैं तो ये डी के लिए होता है, तो डी तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, बाकी 3D आप लिख सकते हो तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन्स होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट मैं पूछता हूँ एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 1 4 हो गया ना। नेक्स्ट इज फिफ्थ केस, एल इक्वल टू 1, बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नेक्स्ट देता हूँ यहाँ पे स्पिन, एस इक्वल टू प्लस 1/2, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। एस इक्वल टू माइनस 1/2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ। तो एल इक्वल टू 0 की अपन बात करते हैं तो 0 का मतलब, एल इक्वल टू 1 का मतलब बेटा पी, तो पी वाले कितने दिख रहे हैं, एक तो देखो 2p दिख रहा है, एक 3p दिख रहा है, 6 और 6 मिला देंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैल्शियम में, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या कैल्शियम जो एटम है
उसमें जो आपकी एल जो है जीविथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, तो बेटा उससे रिलेटेड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, स्पिन आपका +1/2 है तो कितने होंगे बताओ भाई जल्दी से। टोटल इलेक्ट्रॉन तो 20 है ना, तो 20 में से हाफ हाफ होते हैं ना। आपको पता है कि जब हम पेयरिंग के साथ बात करते हैं तो आपके जो 20 में से 50 10 इधर कर दो, 10 इधर कर दो, तो 10 आपके अगर क्लॉकवाइज होंगे तो बाकी 10 एंटी क्लॉकवाइज होंगे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो बाकी के आपके क्लॉकवाइज होंगे। तो 50% का चांस होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जो आपका +1/2 -1/2 है, दोनों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इसके लिए और 10 इसके लिए। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यस, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको बिल्कुल तैयार रहना है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद अगर बात करते हैं अपन, एक केस और लेते हैं, m = 0। वेरी इंपॉर्टेंट। m = 0 मैंने बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बेटा जीरो वैल्यू कहाँ कहाँ पे होती है? एक तो आपकी s और प्योर z, और एक्स वाई वाले जो डी डी केस में थे, एक्स और वाई, dx वाई dx² वाई स्क्वायर। अच्छा, अब हमारा यहाँ से स्टेटमेंट एक बात ध्यान से सुनना, कि जो प्योर एस है और प्योर एस और जेड उनके लिए जीरो होती है। बाकी रिलेशन आपको बताया था कि भाई अगर आपका पी एक्स वाई होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए जीरो होगी, पी एक्स पी वाई के लिए आपकी ±1 होगी। इसी तरीके से डी पे जाओगे तो डी जेड स्क्वायर की जीरो है ना, बाकी आपकी डी एक्स बाई डी एक्स² स्क्वायर की ±1 उनके लिए, और लास्ट वाले केस में आपकी +-2 होती है। तो जीरो इसने पूछा है तो जीरो किस 12 इलेक्ट्रॉन्स कितने? हाँ बिल्कुल सही, 12 इज द राइट आंसर। जिन बच्चों को 12 आंसर आया बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे समझते हैं? m = 0, तो m = 0 जिसकी होती है उसको लिख लो आप, बात तभी क्लियर होगी। यहाँ पे जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दो। m = 0, तो जीरो बच्चों किस किस के लिए होती है? एक तो आपको बिल्कुल पता है, एक तो s के लिए होती है। दूसरी बात करते हैं अपन, तो pz के लिए होती है, एक dz² की होती है, ये होती है। s की बात करते हैं तो कैल्शियम के पास बच्चों, s के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। pz की बात करते हैं तो pz में दो केस कौन कौन से? एक तो 2pz और एक कौन सा? 3pz। आप मेरी बात को समझ रहे हो? 2pz भी हो सकता है, 3pz भी हो सकता है। 2pz की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3pz की बात करें तो यहाँ भी भाई ये एक ही ऑर्बिटल है ना, pz तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपके हो सकते हैं पेयरिंग के साथ। लास्ट में dz² है तो उसके पास तो आपको पता ही है कि dz² की पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी कि नहीं थी? यस, ये तो dz² यहाँ पे पॉसिबल है भाई, d तो है ही नहीं ना, वो तो आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो अपन इसको ऐड कर देते हैं जो बचे हुए, तो 8 यहाँ से, 2 यहाँ से, 10 और 2 मिला देंगे ये, तो टोटल आपके हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल बात समझ में आई? आसान क्वेश्चन था। ओके, कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को यहाँ पे? नहीं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। यस, नेक्स्ट बच्चों एक अच्छा लेते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने बोला है m = -1। m मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो -1 है। अब इस केस के लिए आपको बताने हैं मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, m = -1 के लिए सॉल्व करो इसको, बताओ आंसर। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक बार। m = -1 बच्चों बोला गया है, ठीक है। तो -1 आपको पता है कहाँ पे किस जगह, एक तो आपको जो पता है px और p भाई, z वगैरह तो यहाँ पे है ही नहीं। तो m = -1 की बात करो कैल्शियम को लेके, तो इस केस में आपको जो p वाला सेक्शन दिख रहा था वहीं पे जाना पड़ेगा। तो एक तो देखो आप यहाँ पे, एक तो हो जाएगा 2px, लिख लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका 3p में हो सकता है 3px, दो केस लिख लिए। 2px की बात करो, 3px की बात करो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे, -1 ही तो उसने बोला है। पूरी बात समझो ध्यान से, तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। लेकिन जो 2px है, उसके साथ सीन क्या होता है भाई? एक ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 3px है भाई, 3px है, इसका एक ऑर्बिटल होगा, एक इसका ऑर्बिटल होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। बिल्कुल। अब जो px होते हैं, px वाले केस की बात करोगे तो इनका ही आपका +-1 होता है मैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, दूसरी दूसरी बात भी समझो आप यहाँ पे, px हो गया, py पे भी आते हैं। तो मैंने बच्चों बोला 2py, फिर बोला मैंने 3py। तो px और py pz वाले केस के तो 0 होता है, तो यहाँ भी आपको मिलेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ भी कितने मिलेंगे बेटा? दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स,
तो टोटल अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 मिला के, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, और इस केस में भी प्लस माइनस 1 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कितने हो गए 4, और यहाँ से कितने हो गए 4। अब उसने बच्चों पूछा है सिर्फ -1 को लेके। आप ध्यान दो, यहाँ पे जो आपकी m की वैल्यू आती है वो +-1 आती है, ये भी वैल्यू +-1 आती है। तो आपने टोटल क्या किया, आपने मैंने ये तो नहीं पूछा यहाँ पे, मैं अगर ये पूछता कि m की वैल्यू आपकी +-1, 2 क्वेश्चन देखो बनाता हूँ। m की वैल्यू +-1 है तो इसके लिए पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और m की वैल्यू सिर्फ -1 है तो कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर मैं पूछूं यहाँ पे कि m की वैल्यू आपकी +1 है तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ये सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो +-1 पूछता, तो उस केस में आपको पता है कि 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से टोटल मिला देंगे तो आपके यहाँ से हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात समझ में आ रही है। लेकिन मैंने सिर्फ क्या पूछा था -1 को लेके, तो इसका सही आंसर कितना आना चाहिए। यस, बिल्कुल। आपसे मैंने -2 पूछा था ना, -1 पूछा था ना, ये थोड़ी ना पूछा था कि +-1/2। तो फिर दोनों काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं, यहाँ से भी 1 लिया जाएगा, यहाँ से भी 1 लिया जाएगा, इधर से भी 1 ऐड होगा और यहाँ से भी 1 ऐड होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 4। तो 4 इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का आंसर 4 आया वो बिल्कुल सही है। देखा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बट फिर भी मिस्टेक हुई आप लोगों से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ध्यान से करना। फॉर chromium atom calculate maximum possible electrons। ठीक है, क्रोमियम एटम के लिए मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होंगे। इसमें चलो पहले केस की बात करते हैं अपन, L=1। अब गलती मत करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया, अब इसमें मिस्टेक बिल्कुल मत करना, अच्छे से करना। अब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। पढ़ा ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना। 21, 22, 23, 24 हो गया। और 24 वाले केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इसका आना चाहिए। आप कंप्लीट लिख लो तो बेटर है, बिकॉज आपको L=1 के लिए पूरी बात बतानी है, और भी बातें पूछ सकता है। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। वही स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाला सिस्टम है और कुछ भी नहीं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ध्यान दो बेटा, हालांकि यहाँ पे 4 आपको पता है यहाँ से 4s2 होता है और 3d4 होता है। बिल्कुल बात है। सुनो, क्रोमियम कॉपर मैंने टिक किया था ना, आपको अगर याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पढ़ाया था बच्चों आपको, नीट और पीसीएमबी प्लस जेईसी के स्टूडेंट्स आपको सबको क्रोमियम कॉपर को मैंने टिक किया था। तो यहाँ से जो 3d4 होगा वो 3d5 में क्यों जाएगा, उसके पीछे ना मैं रीजन बताऊंगा आज। और उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन मैं ये भी बताऊंगा। जो विवेक का एक क्वेश्चन था जो रीअरेंजमेंट एनर्जी को लेके, उसको मैं और आपको बेटर वे में बताऊंगा कि यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट आपको ना डी ब्लॉक के साथ, वो मैं और आज यही एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को, देखना किस तरीके से। तो यहाँ से 4s1 हो गया, 3d5 हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हो गया। 4s इलेक्ट्रॉन निकला, 3d में शिफ्ट हो गया, 3d4 से 3d5 हो गया। बाकी ये हाफ फील्ड, वो आपका हाफ फील्ड, बिल्कुल सही। ये पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना, सबको पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन है बच्चों हमारा L=1। L=1 के लिए टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो L=1 का मतलब बेटा क्या, एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू p। अब p खोजो, कौन कौन कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। एक तो p यहाँ दिख रहा है, एक p यहाँ दिख रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6+6 हो गया। आंसर बेटा कितना 12 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल आंसर आया सभी का 12 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल इजी। सेकेंड क्वेश्चन देते हैं अपन। बेटा मैंने बोला m=0, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, इसके लिए टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो m=0 वाले केस में एक s, दूसरा आपका यहाँ पे pz। अब याद करो बेटा, प्योर वाले तो लिखने पड़ेंगे ना, s हो गया, प्योर z हो गया, और आपका लास्ट हो गया dz²। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप किसी भी किताब को उठा के देखना, इतना कंफ्यूजिंग है, सीरियसली बताओ बहुत कंफ्यूजिंग है। ये इस तरीके से मिक्सअप करके बताया गया है कि बच्चे क्या टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं किताबों के अंदर। मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ रहा होगा। तो बच्चों एक तो एस हो गया, एक आपका पीजेड हो गया, और आपका dz² हो गया। भाई डी आ रहा ना यहाँ पे, इसलिए अपन ने लिख लिया इसको। अच्छा, और उसके बाद अब देखो यहाँ से स्टार्ट, एफ के बारे में क्वेश्चंस कभी नहीं आएगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो एस यहाँ पे कितने हैं देखो, ये देखो ध्यान से, एक एस ये हो गया, और बाकी एस ये हो गए, और यहाँ पे हो गए। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब समझ में आ रहा है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। कितने हो गए 7। पीजेड की तरफ चलो,
तो पी जेड कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो 2p के साथ जेड आ जाएगा, और 3p के साथ जेड आ जाएगा, तो दो वहां से दो वहां से, तो 2 + 2 मिला के कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से मिल जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जब m इक्वल टू 0 होगा। डीजेड स्क्वायर की बात करेंगे, डीजेड स्क्वायर मतलब यहाँ पे, अब ये तो क्या है 3d5 है, तो 3d5 का मतलब अगर आप फिलिंग करोगे तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, हंस बच्चों यही कहते हैं ना कि सबसे पहले क्या करो, वन वन इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के साथ, पैरेलल सेम स्पिन के साथ आप उनको पहले अरेंज करा दो, है ना। आज में आप ये भी पढ़ा, क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करते हैं तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किस लॉ को वेरीफाई नहीं कर रहा है, या किस लॉ को वॉयलेट कर रहा है, किस लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें हंस रूल आएगा, अहबाउ प्रिंसिपल आएगा, कहीं कहीं ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब हंस रूल प्लस पाउली एक्सक्लूजन दोनों के बारे में एक साथ पूछता है, तो मैं आपको वो भी क्लियर करूंगा, है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो गए, अब मेरे को बताओ यहाँ से डीजेड स्कोर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 5 ऑर्बिटल है, तो पांचों में से किसी एक को चूज कर लो, आप इसको चूज कर लो किसी एक को, भाई 5 है dx बाई डी बाई जेड, वो सब मिला के अगर बात करोगे तो m इक्वल टू 0 तो जीडीएस करो, उसमें तो आप एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 1 इसको यहाँ लिख दो। तो 7 + 4 11, 11 + 1 आपका हो जाएगा 12, तो 12 इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल फ्री में, फ्री के मार्क्स आपको मिल सकते हैं, जल्दबाजी करोगे तो फिर गलती हो जाएगी। नेक्स्ट m इक्वल टू -1 के लिए निकालो, चलो m इक्वल टू -1 के लिए निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। m इक्वल टू -1 के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, m इक्वल टू -1। देखो m इक्वल टू -1 की बच्चों जैसे ही बात करी गई है तो फिर दिमाग में क्या आएगा, वही प्लस माइनस वाला केस। तो कौन कौन से केस में, s में तो होता नहीं है, s को छोड़ दो, p से स्टार्ट करो, तो आपका 2px हो सकता है, और 3s दिख रहा है ना, तो 3p, यस 3p है, तो मतलब यहाँ से 3px भी हो जाएगा। तो ये दोनों केस मिल गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, है ना, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन उसने m इक्वल टू -1 पूछा है, +-1 नहीं पूछा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और कहाँ पे प्लस माइनस मिल सकता है, अब बताओ ध्यान से। p हो गया ना खत्म। हम्म। यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाई की तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही, आपने सही बोला। तो आपका यहाँ से 2p/, प्लस आपका 3p/, ठीक है, वहां से आपको इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। और कौन सा केस -1 को एक्सप्लेन करेगा, डी के अंदर भी करेगा ना, है ना, 3d5, तो डी तो dxy हो गया, एक आपका dx² y² हो गया, तो यहाँ भी तो +-1 होता है, तो +1 आपको लेना होगा। लेकिन यहाँ तो बच्चों क्या करना है, अब आप ये मेरी बात समझो कि भाई dxy की जब अपन बात करेंगे तो वहां तो सर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है ना, जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरीके से लिख लो आप, 5 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे हो गए। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, ये तो किसी को पता ही नहीं है ना, तो यहाँ से ध्यान दो, मान लो ये पहला ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आपका +1 है कि -1 में है, ये तो बात ही पता नहीं ना, ये किसी को ही नहीं पता, तो फिर क्या किया जाए बताओ इस केस में। ये तो बिल्कुल आसान है कि इसके भी 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, तो यहाँ से 1 1 कर लेंगे सिलेक्ट अपन, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा 2, यहाँ से 1 3, यहाँ से 1 4, 4 तक तो बात समझ में आ गई, बाकी का बताओ। +-2, चलो, तो हाँ, तो यहाँ से, तो ये आपके नहीं होंगे, इन केस की तो +-2 हो जाएगी, है ना, इनको हमें हटाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे एरर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे तो डी के अंदर दो ही आपको मिलेंगे, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, +-1 चाहिए, तो +-1 में एक तो आपका डी यहाँ से हो जाएगा XZ, ठीक है, एक यहाँ से, और दूसरा आपका केस हो जाएगा डी, बाकी आपका YZ, ठीक है, इन दोनों का आपका +-1, और इसका भी आपका +-1। मुझे चाहिए बच्चों क्या, -1 चाहिए, तो -1 का मतलब यहाँ से हम आधा आधा कर देंगे, तो 1 1 2 एंड 3, यहाँ से 4 आ जाएगा, इधर से इन वाले केसेस से मिला के 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से अब क्या काउंट करें, तो मुझे तो पता ही नहीं है ना कि कौन सा आपका प्लस होगा कौन सा आपका माइनस होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, दो दो होते तो पता चलता, तो एक निकाल लेते हम लोग। अब ये मान लो इसमें से आपका सपोज dxz हो गया, ये आपका सपोज dy हो गया, तो जब ऐसे केस आ जाएं तो उन केसेस के अंदर आपको क्या करना है कि ये दोनों की वैल्यूज आपको नहीं लेनी है, बिकॉज
ये पता ही नहीं है ना किसी को। आप मेरी बात को जो समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये बात किसी को भी नहीं पता कि ये जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? बताओ बच्चों। यस। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी दी 4। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि जो डी डी एक्स जेड है और डी बाई जेड है उनका 100% आपका, आप इलेक्ट्रॉन्स को आधा थोड़ी नहीं कर सकते, ये भी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बताओ। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कितना होगा? 4 होगा। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है मैंने बोरॉन। ठीक है। बोरॉन 1s2 2s2 2p1। ठीक है। ये इसका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा है देन लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट पी इलेक्ट्रॉन, लास्ट p electron will enter in which orbital, which orbital। ठीक है। किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा? जिसका ऑप्शन है 2px, प्रीवियस क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों 2p बाई, थर्ड ऑप्शन है 2pz, और सी ऑप्शन है ne। बताओ। ये क्वेश्चन प्रीवियस का है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो कैसे डिसाइड करोगे? जब यहाँ पे आपका ये जो पैटर्न लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, तो इसमें बोरॉन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पांचों आपके फिल हो गए। एनर्जी के सीक्वेंस की बात करी जाए तो आपको पता है कि सर 1s2 इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाते हैं। ठीक है। हाफ ऑफ इक्वल टू एन प्लस एल लगाया था हम लोगों ने। ठीक है। आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एन प्लस एल लगाते हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम एन एन रूल लगाते हैं, एन। ठीक है। उस पर डिपेंड करते हैं 2s2। उससे अधिक आपका क्या होगा? अभी क्वेश्चन है कि जो 2px है, 2py है, 2pz, इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? बराबर होती है। बिकॉज यहाँ पे डीजेनरेसी क्रिएट होती है। तो डीजेनरेसी का मतलब होता है कि बेटा जो तीनों आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे पी के, 2p के, वो सारे के सारे इनकी एनर्जी बराबर होगी। अब इन तीनों की एनर्जी बराबर है, तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया भाई 2s 1s और 2s इलेक्ट्रॉन तो चले गए। बाकी जो बच्चों जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो या इसमें जाएगा, या फिर इसमें जाएगा, या फिर इसमें जाएगा। तो तीनों में से किसी में जा सकता है। क्यों? क्योंकि तीनों की एनर्जी बराबर है। ये किसी को नहीं पता किस में जाएगा। तीनों की एनर्जी बराबर है तो किसी में भी जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा एनी। एनी इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल समझ में आ गया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फ्लोरीन एटम गिव 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मैंने क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, इन फ्लोरीन एटम गिव 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन आपका है 2, 1, 0, +/+1/2, +1/2। सेकेंड ऑप्शन देते हैं, बी ऑप्शन इज 2, 1, -1, -1/2। एंड सी ऑप्शन है 2, 1 +1, देन बच्चों +1/2, और लास्ट ऑप्शन है ऑल। ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? बताओ बच्चों। क्वेश्चन ये है कि भाई फ्लोरीन एटम के अंदर आपको 4 जो क्वांटम नंबर्स बेसिक हमारे होते हैं, और जो आपके फ्लोरीन एटम में प्रेजेंट है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन के पास जो प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उसके बारे में बताना है कि कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो ऑप्शंस है वो फॉलो कर रहा है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आपको ना इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, और कहाँ पे किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो पता होना चाहिए। तो फ्लोरीन का बच्चों 9 होता है एटॉमिक नंबर। बाकी अगर आप इसका कंफ्यूजन निकालो क्या होगा? 1s2 सिंपल सा है, 2s2, 2p5, और फिर हाँ 2p5, 2, 2, 4, 5, 9 हो गए ना? क्लियर? यहाँ तक हो गया। 1s2, 2s2, 2p5। अब जो 2p5 दिख रहा है, तो 2p5 का मतलब यहाँ पे लिख लो आप p, 1, 2, 3, 1 इलेक्ट्रॉन, 2n3, 4n5, ये सब पेयर्ड हो गए हैं। 1s ऑलरेडी पेयर्ड है, 2s पहले से पेयर्ड है,
और 2p के अंदर बच्चों 2 ऑर्बिटल्स आपके पेयर्ड होंगे। अब वो कौन से होंगे ये किसी को नहीं पता, तो एक ऑर्बिटल आपका ये खाली है, तो यही आपका है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में ही वो पूछ रहा है कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका कौन सा सेटिस्फाइड होगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। यस, अब तो पूरा बता ही दिया मैंने। ऑल इज द राइट आंसर, है ना? क्यों होगा, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां से आपकी जो वैल्यू दिख रही है, जो आपकी ये 2p की वैल्यू दिख रही है, तो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो तो 2 हर जगह आपको कॉमन दिख रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। और आपकी जो एल की वैल्यू होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो आपका 1 होगा। ये भी बात 1 भी सेटिस्फाइड करेगा, कम ही होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक कम होता है। अच्छा, उसके बाद आपके देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में उसने क्या लिखा है, यहाँ पे उसने वैल्यू लिखी है 0, यहाँ पे लिखा है आपका -1, यहाँ पे लिखा है +1। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि 2p के केस के लिए कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है, और वो जो आपका प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब यहाँ तो कोई फिक्स है नहीं है ना इस तरीके से वैल्यू कि भाई वो प्लस में है माइनस में है, वो वन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, तो ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कोई सी वैल्यूज हो सकती है। बाकी स्पिन की तरफ चलोगे तो स्पिन में भी पता नहीं है, वन इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, जीरो में है, किस में होगा नहीं पता। तो जो स्पिन होगा वो भी आपका कोई सा भी केस हो सकता है, तो प्लस वाला हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है। इसलिए आपका जो आंसर आंसर होगा ऑल ऑफ द राइट आंसर। तो बिल्कुल से आंसर होगा आपका ऑल। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका -1, +1 भी हो सकता है, और जीरो, भाई वन इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। ऐसे मतलब क्वांटम नंबर है वो तो 1 ही होगा, आपको पता ही है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा मैंने इधर। और बाकी आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपका 2 होगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो टू पी एक्स में हो सकता है, टू पी वाई में भी हो सकता है, टू पी जेड में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल। एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया समझने के लिए। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स और n इज इक्वल टू 4 कॉमा s इज इक्वल टू +1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है ये भी क्वेश्चन। कि बच्चों n इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4, और स्पिन जो दे रखा है उसकी वैल्यू आपकी +1/2। ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन के लिए लिख लो, जब भी आप एग्जाम में जाओगे इसको रिवाइज करके जाओ। कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चों 4 है, और स्पिन की वैल्यू +1, तो कैसे निकाला जाए। चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो n इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो n इज इक्वल टू 4 का मतलब बेटा क्या, n इज इक्वल टू 4 की बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उस केस में तो आपको पता निकालना है, तो यहाँ पे कोई एटम तो दे नहीं रखा है ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख के फिर निकालेंगे अपन। तो इसने कोई अननोन एलिमेंट है उसके लिए n इज इक्वल टू 4 दे दिया, तो इसके लिए तो हम 2n² को ही फॉलो करेंगे, करेंगे 2n² को। तो इस केस में हो जाएगा n की वैल्यू 4, 4 इंटू 4 16, इंटू 2 करेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही। 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से। अच्छा, अब ये भी समझो कि 32 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो स्पिन की बात करी जाएगी, तो इसमें से आपका जो स्पिन होगा आधे इलेक्ट्रॉन्स का प्लस में होगा, आधे इलेक्ट्रॉन्स का आपका माइनस में होगा। 50-50% होता है ना, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ से पॉजिटिव स्पिन के मिलेंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे नेगेटिव स्पिन के साथ। तो सही आंसर कौन सा हो गया, तो जल्दी से बताओ, है ना? समझ ना, स्पिन +1/2, तो 16 इज द राइट आंसर। बच्चों बात समझ में आई क्या, 16 इज द राइट आंसर। अगर यहीं पे एलिमेंट का नाम लिख के देता या एटॉमिक नंबर लिख के देता, तो उस केस में आपको पता क्या करना था, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन निकालना था, जैसे पेपर ने क्वेश्चन किया था, और आंसर बन जाता। बहुत से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस क्वेश्चन को जिन बच्चों ने कर लिया, मतलब बहुत कुछ चीजें समझ में आपको आ गई। क्वेश्चन है, इफ इन नेचर पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन बच्चों दे रखा है +1/2, (0, -1/2), देन न्यू एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन, ठीक है, विल बी। और उसने यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग इनर्ट बिहेवियर ऑफ नियॉन। ठीक है।
मतलब इनर्ट बिहेवियर का मतलब स्टेबल। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बेटा, इन इफ एन if in nature possible value of spin s is equal to +1/2, 0 and -1/2, just look at then new atomic number of neon will be assuming inert behavior of neon। ठीक है, स्टेबल कन्फिग्रेशन, ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो ये बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे करना क्या है। जब वो बोल रहा है कि बच्चों यहाँ पे जो स्पिन है ना, वो 3 स्पिन के बारे में बात कर रहा है। हम तो 2 ही स्पिन पढ़ते हैं, एक तो +1/2 पढ़ते हैं, एक -1/2 पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 स्पिन के बारे में बात कर रहा है, तो 3 स्पिन के बारे में बात कर रहा है और ये भी कह रहा है कि ये तीनों, और आपको ये अच्छे से पता है कि जो ये जब हम पढ़ते हैं बच्चों पाउलिस प्रिंसिपल को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बताया जाता है कि हर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो जो आपकी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है वो आइडेंटिकल्स होती हैं, मतलब उनके लिए यूनिक होते हैं। इस तरीके से मानो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, हर किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो आपकी क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। बिल्कुल भाई, उनकी पोजीशंस बताना है, उनका शेप बताना, उनका साइज बताना, यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके 3 स्पिन है। तो अब 3 स्पिन है तो एक का मान लो +1/2 ऑर्बिटल में, एक कोई स्पिन ही नहीं है उसको स्टेट बना दो, बाकी एक का स्पिन ही हो गया। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक ऑर्बिटल के अंदर आपकी 3 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। अब आओ जरा नियोन की तरफ। तो नियोन का जो कंफिग्रेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 जो नेचुरल होता है, नेचुरल, और ये होता है 2p6। दिस इज नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन। बट जब इसने बोल दिया कि बेटा एक ऑर्बिटल में 3 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर क्या हो जाएगा इसी नियोन का, 1s3, 2s3 और 2p9। तो जैसे ही आप लिखोगे तो सबको काउंट करो, यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 3 3 कितने 6, और 6 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो इसका जो 15 जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। तो 15 बिल्कुल सही आंसर था। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल एक लाइन के अंदर निकल जाएगा, बट क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो जो न्यू केस आएगा उस केस में आपका जो नियोन होगा, उसका जो आपका जो इनर बिहेवियर की हम जब बात कर रहे हैं, तो नया जो पॉसिबल आपकी जो वैल्यूज आएगी वो आपको यहाँ से समझ में आएगा भाई न्यू एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी बनेगी, 50। ठीक है, कितना आंसर आएगा 50। बिल्कुल समझ में आ गया। पहले कितना था 4 और 6 आपका 10, अब कितना आया 15। वैसे अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन के लिए रख सकते हो। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। तो नया नियम का जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलो इसके बाद चलते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चंस फिनिश करते हैं। अब बच्चों नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम है उस पर करते हैं हम लोग स्टडी, कुछ बेसिक बातें करेंगे। ध्यान दो बेटा, एंगुलर मोमेंटम की जब बात कर ही रहे हैं तो इसको हम लोग ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, टोटल 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी की बच्चों जब बात करेंगे तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं बेटा, ध्यान देना। एंगुलर मोमेंटम के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं। मैं चाहूं तो आपको सिंपल सा लगा दूं फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का ये होता है, बाद में दिक्कत आपको बनेगी बिकॉज क्वेश्चंस का पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो एंगुलर मोमेंटम के 3 क्वेश्चंस बना सकता है। पहले बनाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। तो किसी ऑर्बिट के अंदर अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना इलेक्ट्रॉन्स का तो कैसे निकाला जाए, तो इसके बेटा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। NH डिवाइड बाई 2 पाई, जहां पे हम H डिवाइड बाई 2 पाई को बच्चों बोलते हैं H क्रॉस। क्या बोलते हैं, H क्रॉस। तो H डिवाइड बाई 2 पाई को आप H क्रॉस लिख सकते हो। तो यहाँ से जो आपका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन हो जाएगा इस फर्स्ट केस के लिए, जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन हो जाएगा वो हो जाएगा N इंटू H क्रॉस। बिल्कुल समझ में आ गया। तो H क्रॉस बच्चों क्या है, H डिवाइड बाई 2 पाई है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ऑर्बिट का मतलब बच्चों ये है कि भाई ये आपका न्यूक्लियस है, ये 1 2 3 एंड 4 ये आपके ऑर्बिट्स हैं। तो इनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो उस केस में अगर पूछता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो आपको इस निकालना है इस तरीके से। तो NH डिवाइडेड 2 पाई आपको फॉलो करना है, आंसर आपका बन जाएगा। N यहाँ पे क्या है, वही बच्चों आपका ऑर्बिट नंबर, बस वो वैल्यू पुट करनी है, आंसर आप इस तरीके से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फर्स्ट केस क्लियर हुआ सभी को, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
थ्योरी पे बहुत जाने की जरूरत नहीं है, इसमें इस पे थ्योरी ज्यादा आती नहीं है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं सीधे के सीधे, ठीक है। तो इसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल कोई डेरिवेशन भी नहीं आती इसके ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स देके जाते हैं। चलो सेकंड बात करते हैं। सेकंड बच्चों आता है आपका ऑर्बिटल। सेकंड आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जब बच्चों बात कर रहे हैं, ध्यान देना, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट, इन सब ऑर्बिट। अगर क्वेश्चन बच्चों पूछता है कि किसी रिस्पेक्टिव सब ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो इसमें गिवन होंगे, तो या फिर उसे आप बोलो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर उससे आप बोलो एंगुलर मोमेंटम। ये क्वेश्चन में लिखा होता है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, या क्वेश्चन में लिखा होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब ऑर्बिट, ये लिखा होगा। तो उस केस में आपका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो बच्चों निकालना है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से, एल ब्रैकेट अंडर रूट लगाना है l+1 और यहाँ पे h डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। h बाई 2 पाई को बच्चों हम h क्रॉस लिख सकते हैं, तो रिजल्टेंट हमारा बन जाएगा फॉर्मूला l ब्रैकेट l+1 और इसको पूरा यहाँ पे बंद कर दो और ये कर दो बेटा h क्रॉस। बिल्कुल समझ में आ रहा है। वैसे तो बच्चों आप पढ़ते हैं ना कि इसके बारे में ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं फिजिक्स पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। मैं केमिस्ट्री का ही सेक्शन आपको डिस्कस ज्यादा करूंगा जहाँ पे हम लोग एल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान के चलो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इस तरीके से है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो इसका अपन एल कंपोनेंट हम सजेस्ट करेंगे, कौन सा बेटा, इसके जो हम कंपोनेंट में इसको डिसोशिएट करते हैं तो इसको हम कैपिटल एल है ये, ठीक है, कैपिटल एल कंपोनेंट को लो और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मुझे फिजिक्स में डेप्थ में नहीं जाना है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, तो फिजिक्स पढ़ने लगूंगा अभी। हाँ, आप सिंपल सा केमिस्ट्री के अंदर जो पार्ट है उसको ध्यान रखो, सिंपल सा, ये वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे वेक्टर के बारे में नहीं आता कुछ भी केमिस्ट्री में, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अच्छा, तो बाकी आपको ध्यान का रखना बेटा, ये सिंपल सा फॉर्म क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड केस, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को? यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों वहां पे निकालते हैं अंडर रूट स्पिन एस ब्रैकेट s+1 h डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम तीन तरीके से है ना, तीनों पे क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से। तो बच्चे तो एक ही फॉर्मूला ध्यान रखते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो h/2 पाई जो दिख रहा है इसको अपन h क्रॉस भी ले सकते हैं, तो रिजल्टेंट बेटा बन जाएगा अंडर रूट एस ब्रैकेट में s+1 और बाकी आपका h क्रॉस। बिल्कुल बात समझ में आ गई, क्लियर। अब जब स्पिन की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं, जैसे एक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, इनकी स्पिन की बात करी जाए, ये सपोज इधर से मूव कर रहा है, इसकी स्पिन का ये इधर से मूव कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो किस अगर, तो हम जब पेयरिंग के साथ बात करेंगे तो किसी को हम +1/2 ले लेते हैं, किसी एक को हम -1/2 ले लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए। तो अगर बच्चों मैंने बोला कि सपोज s = +1/2 है, मैंने सपोज आपसे बोला कि भाई जो स्पिन है उसकी वैल्यू मैंने +1/2 ले ली, तो मुझे बताओ यहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो सिंपल से बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ से 1/2 पुट करोगे, एस के 1/2, यहाँ पे 1/2 + 1 करेंगे और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1/2 + 1 ना, 2 इधर से ले लो, ये 1+2, ऊपर से आपका 3/2 हो जाएगा, बिल्कुल बात है, 3/2 बार 1/2 मिलेगा, तो 3/4 हो जाएगा, अंडर रूट पहले ही से लगा है, तो बच्चों अंडर रूट डिवाइड 3/4 हो जाएगा, और बाकी आपका यहाँ से कितना है h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई ना, आप h क्रॉस भी लिख सकते हो, बाकी इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो अंडर रूट 4 है, तो 4 को बेटा यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, अगर आप अंडर रूट ऊपर डालते हो तो यहाँ से 2 जाए आपका 2 और 2 ये मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू h/पाई। अब ठीक है ना, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और ये वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होती है, ये जो वैल्यू अपन ने निकाले ये कांस्टेंट है भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो या तो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और जो स्पिन आपका एंगुलर मोमेंटम जो निकलेगा उसकी वैल्यू तो अपन पॉजिटिव में ही लेंगे, आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो ये वैल्यू बच्चों फिक्स होती है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 h/पाई, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सभी को? यस, क्वेश्चन लेते हैं अपन, चलो क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आए। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच केस।
इन ईच केस। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट है और नॉट ऑर्बिटल, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। सेकंड अपन पूछते हैं, 4s दिया मैंने, 4s का मतलब बच्चों ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो सिंपल पूछेगा एंगुलर मोमेंटम। अब वो आपको समझना कि तीनों में से कौन सा ये एंगुलर मोमेंटम के टाइप के बारे में बात कर रहा है। तो पहले बच्चों इसने बात करी है फोर्थ ऑर्बिट, जब फोर्थ ऑर्बिट के बारे में इसने लिख दिया है तो आंसर कैसे बैठेगा बताओ भाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में NH डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ पे एन की वैल्यू बच्चों क्या है, ऑर्बिट के साथ बात कर रहा है, तो पहले ही फॉर्मूला इस आपको यहाँ पे लिखा जाएगा NH बाई 2 पाई। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 4 आपका इंटू 4h डिवाइड बाई 2 पाई। बाकी आप यहाँ से 2 से कैंसिल करके आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट 4s, ये ऑर्बिटल के साथ बात कर रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर लेना पड़ेगा आपको अंडर रूट में L ब्रैकेट L प्लस 1 और यहाँ से H क्रॉस, जिस तरीके से ऑप्शन दे रखे हो आपको वैसे निकालना है। तो ये बच्चों किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्बिटल के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या था, ऑर्बिट के ऊपर था, इसलिए अपन ने सीधा सा ये फॉलो किया। अगर ऑर्बिटल के बारे में बात करेगा तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि 4s वाले केस में L की वैल्यू कितनी होती है, तो S में L की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 आपको यहाँ पुट करना है, 0 ब्रैकेट 0 प्लस 1 यहाँ पे H क्रॉस, ठीक है। अब 0 प्लस 1 को क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0, किस केस में 4s के केस में, मतलब ये ऑर्बिटल है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अच्छा 4px की जरा निकालो, 4px में कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों यहाँ पे, थर्ड केस लिया है यहीं पे, 4px निकालो जरा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा। यस, ये भी क्या है, ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट L ब्रैकेट L प्लस 1 और बाकी एस क्रॉस। अच्छा L की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी होगी, P के लिए 1 होती है, P के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अब 1 पुट करो यहाँ पे, 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाकी H क्रॉस। तो यहाँ से बच्चों जो आंसर आपको मिलेगा वो अंडर रूट 2 इंटू H क्रॉस। सभी को बात समझ में आई। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और पूछूं बच्चों, 6D के लिए बताओ जरा, 6D के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे L की वैल्यू बेटा D के लिए कितनी होती है 2, आप निकाल लोगे बिल्कुल आंसर, ठीक है। तो 2 को यहाँ पे पुट करो, तो 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, अंडर रूट 6 हो जाएगा ये, अंडर रूट 6 इंटू H क्रॉस, डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। मैं पूछूं बच्चों सेवेंथ ऑर्बिट के लिए क्या वैल्यू होगी, मैं पूछूं सेवेंथ ऑर्बिट के लिए क्या होगी बताओ, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, सॉरी आपकी सेवेंथ ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो भाई मैंने यहाँ पे ऑर्बिट पूछा है, तो ऑर्बिट पूछते बच्चों क्या है दिमाग में, NH डिवाइड बाई 2 पाई, NH डिवाइड बाई 2 पाई। तो n की वैल्यू कितनी है 7, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7h डिवाइड बाई 2 पाई। बिल्कुल बात समझ में आ गई, क्लियर। या फिर इसको आप 7 H क्रॉस लिख दो, तो H बाई 2 पाई का मतलब H क्रॉस भी होता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर, मिनिमम ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और पूछा उसने एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, एक लाइन का है। क्वेश्चन में है कि मिनिमम ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उसने पूछे, क्वेश्चन की लाइन से कितनी देखे। तो पता है आपको जो हाइड्रोजन है उसके पास तो बेटा सिर्फ आपको जो कंफ्यूजन होता है 1s1, मतलब आपको सिर्फ क्या मिलता है 1s ही मिलता है, एक ही ऑर्बिटल मिलता है 1s, एस सबसेल। तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 तो मतलब यहाँ पे वो बात कर रहा है ऑर्बिटल लिख दिया ना, तो ऑर्बिटल लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए L ब्रैकेट L प्लस 1 बाकी आपका H क्रॉस। तो L की वैल्यू 0 पुट करोगे, रिजल्टेंट आंसर आपका 0 निकल के आ जाएगा। तो फॉर हाइड्रोजन जो आपका एंगुलर मोमेंटम आता है उसकी वैल्यू कितनी हुई बेटा 0, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैं पूछूं मिनिमम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसी में क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं मैं अगर आपसे कि मिनिमम, ऊपर मैंने पूछा था ऑर्बिटल, अब मैं पूछता हूँ मिनिमम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके लिए आपकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको स्टेटमेंट, तो यहाँ से पूछा उसने मिनिमम ऑर्बिट, ऊपर पूछा था बेटा मिनिमम ऑर्बिटल, तो मैंने लगाया था ये वाला फॉर्मूला। ऑर्बिट बोलते ही दिमाग में क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है NH डिवाइड बाई 2 पाई।
कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? और एन की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी होगी बताओ जल्दी से? 1 होगी। एन की वैल्यू 1 होती है ना यहाँ पे एटोन वाले केस में। तो 1 पुट करोगे तो एच डिवाइड बाई 2 पाई, या फिर इसको हम एच क्रॉस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर। क्या बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए बिल्कुल सही ढंग से, तभी आंसर आपका बिल्कुल क्लियर बैठे। यस, कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं उससे रिलेटेड जो हमारी रूल्स हैं उस पर भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे पाउली एक्सक्लूजन की। ठीक है, जिन बच्चों को आज तक अगर समझ में नहीं आया कि पाउली एक्सक्लूजन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्या होता है, वो अभी समझ सकते हैं बिल्कुल। तो पाउली एक्सक्लूजन बच्चों क्या है, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करता हूँ पहले इसका स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल दैट any two electrons of an atom have identical values of 4 क्वांटम नंबर्स, है ना? ध्यान दो, मैंने वो जो बोला है पाउलुस के अंदर, इट इज इम्पॉसिबल दैट एनी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम, ठीक है, हैव ऑफ एन एटम हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं आपके, उन 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बच्चों आपकी सेम नहीं हो सकती है किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एनी टू, है ना, किसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? पाउली एक्सक्लूजन क्या है, स्टेटमेंट क्लियर बैठ रहा है आपको? अब देखो अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ध्यान देना। मैंने बच्चों लिखा है हीलियम, तो हीलियम का पता है कंफ्यूजन क्या होगा, 1s2 हो जाएगा ना, फर्स्ट पीरियड का है 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2। तो 1s2 का मतलब आप लिखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आप फिल कर सकते हो, ये बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना आपको कुछ पेयर्स बना के देता हूँ। मैंने बच्चों यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा N, L, M और S। आपको बताना है कि जो रिस्पेक्टिव 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए कौन सा पेयर आपका यहाँ पे करेक्ट बैठेगा, कौन सा नहीं बैठेगा। ठीक है, ध्यान दो, मैं आपको देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले एन की वैल्यू बच्चों मैंने दी यहाँ पे 1 0 0, ये लिखा मैंने +1/2। सेकेंड मैंने आपको दिया 1 0 0 -1/2, और थर्ड आपको दिया मैंने 1 0 0 +1/2। बताओ बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही, इन दोनों के लिए कौन सी वैल्यूज यहाँ पे आपकी सेटिस्फाइड होगी बताओ? आसान सा बिल्कुल यार। आप इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में से किसी एक को ले सकते हो, दोनों को नहीं ले सकते। फर्स्ट और थर्ड में से किसी एक को ले सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पाउली एक्सक्लूजन में ये बोला कि भाई साहब किसी भी एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं या डिफरेंट ऑर्बिटल, उनके लिए जो स्पिन की वैल्यू है ना, वो सारी के सारी चारों वैल्यू सेम नहीं होंगी। चारों की चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, 3 तो सेम हो सकती है, लेकिन चारों सेम हो जाए तो गलत आंसर है, वो नहीं हो सकता है। तो या तो फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। तो जो गिवन इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए या तो आपका फर्स्ट और आपका सेकेंड, ये तो वेरीफाई हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखो स्पिन में आपका +1/2, यहाँ पे माइनस, ये दोनों चेंज है। बाकी 3 सेम है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई एक वैल्यू एटलीस्ट आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गया? बाकी आप यहाँ देखो तो इसके साथ देखो, ये आपका मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ, तो ये तो आपका थर्ड वाला यहाँ पे नहीं हो सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने वाले केस में फर्स्ट एंड सेकंड को आप ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे थर्ड एंड सेकंड को भी ले सकते हो। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? क्लियर? लेकिन फर्स्ट और थर्ड को नहीं ले सकते आप। अगर आप सोचो कि मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लूं और यहाँ पे आपका ये जो क्वांटम नंबर्स है, जो पाउली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो जाएगा, तो बिल्कुल अप्लाई नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाले केस में, लेकिन फर्स्ट सेकंड सही है और सेकंड थर्ड सही है। ये बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। यस, ये जो मैंने क्वांटम नंबर्स दिए हैं 3, इनका मतलब क्या है? इनका तीन तीन का मतलब है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये, अब इसको आप रिप्रेजेंट करो तो कुछ ऐसे थोड़ी कर सकते हो। ये दोनों आपके यहाँ पे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो जाएंगी, ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये आपके पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको लिख के दूं कुछ इस तरीके से, क्या ये पाउली को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। यहाँ भी इस आपकी वैल्यूज आपकी सेम हो जाएंगी। अच्छा, जैसे अगर मैं आपको इस तरीके से लिख के दूं,
1 2 Na3। तो क्या ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक में 3 थोड़ी नहीं हो सकते, 2 ही तो हो सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? बिल्कुल। और इसका स्पिन और इसकी वैल्यू आपकी सेम होगी, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये भी तो बच्चों यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। आप मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पाउली एक्सक्लूजन को क्या कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को ध्यान देना। करेक्ट? यस। नेक्स्ट स्टेटमेंट देते हैं। दिस लॉ प्रोवाइड exclusive values of quantum numbers for each electron। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बच्चों लिखा है। ये जो आपका पाउली एक्सक्लूजन है, ये क्या करता है बेटा? एक्सक्लूसिव वैल्यू प्रोवाइड कराता है। एक्सक्लूसिव समझ में आता है? डिफरेंट, है ना, जिसमें आपकी 4 में से कम आपकी एक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो हर किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ईच इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आएंगी वो बच्चों कैसी होती है? एक्सक्लूसिव वैल्यूज होती हैं। ये बात भी आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ये बात ध्यान रखनी है। एक्सक्लूसिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, एक्सक्लूसिव टर्म। बिल्कुल बात समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम this law is not applicable, is not applicable। ठीक है, जैसे बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, जैसे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। जैसे हीलियम +1 आ गया तो उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन आ गया, हीलियम +1 आ गया, ठीक है, लिथियम आपका +2 आ गया, है ना, कुछ इस तरीके से। तो जितने भी आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनके लिए आपका ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? जैसे आपको पता है कि इस लॉ के अंदर स्टेटमेंट ही बच्चों ये है कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उनके साथ अपन कंपेरिजन कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज की, एक्सक्लूसिव आपकी वैल्यूज आनी चाहिए। तो जैसे आपका हाइड्रोजन की बेटा क्या है, तो इसके पास वो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो 1 के लिए क्या डिफाइन होगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं उसके लिए इसको अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस भी स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान रखना। ये बच्चों हो गया आपका पाउली एक्सक्लूजन। सेकंड अपन बात करते हैं हंस रूल। हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ध्यान दो, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और फिर बच्चे क्या करते हैं कि सर थ्योरी तो मैंने पढ़ी ही नहीं। अरे नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लो। आगे चलते हैं अपन। तो हंस जो बच्चों, हंस रूल का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो आपका सिस्टम में जो रूल्स है वो एक्चुअली है क्या? तो स्टेटमेंट वाइज हम लोग फिर से देखेंगे। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर filled in degenerated orbitals। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का बटा मतलब है कि सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। जैसे px py pz डी के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर। मैंने बोला डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। डीजेनरेटेड का मतलब बेटा यहाँ पे होता है, मैं लिख देता हूँ, इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, इसका मतलब ये है, आप ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देन आफ्टर कंप्लीट स्टेटमेंट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एनर्जी आपके बराबर होगी, ठीक है, ठीक है, ओके। देन आफ्टर कंपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, ठीक है, RALLEL, ठीक है। देन आफ्टर पैरेलल स्पिन द पेयरिंग विल बी स्टार्ट। ठीक है, द पेयरिंग विल बी स्टार्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझो। मैंने वैसे बोला हंस जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल्स है, उसमें क्या करना है कि बेटा जब भी अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो फिल करते समय हम लोग सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, कहाँ पे फिल करते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर, जहाँ पे एनर्जी क्या हो आपकी बराबर होती है। ठीक है, अच्छा। देन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो तो पहले बार आप पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल कर दो, एक बार में ही फिल कर दो। देन उसके बाद जो आपके अपोजिट स्पिन वाले आएंगे उनको आप बाद में आप फिल करना।
तो पैरेलल स्पिन वाले हैं उनको पहले फिल कर दो, उसके बाद बचे हुए उनको आपको नेक्स्ट टाइम आपको फिल करना है। जैसे डीजनरेसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे बेटा लिखा होता है थ्री फोल्ड, ऐसा था थ्री फोल्ड डीजनरेसी। तो थ्री फोल्ड डीजनरेसी का मतलब ये है कि आपका पी ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहा है, पी सबशेल के बारे में, इसमें तीन ऑर्बिटल्स आते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इन तीनों की एनर्जी क्या होगी? बराबर। इसको बोलते हैं थ्री फोल्ड डीजनरेसी। मैं बच्चों बोलूं फाइव फोल्ड, है ना भाई? तो इस फाइव फोल्ड का मतलब ये है कि आपके पांच ऑर्बिटल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे पांच बच्चों डी के साथ प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये आपका हो गया है पांचों की एनर्जी बराबर। दिस इज कॉल्ड फाइव फोल्ड डी जनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बात भी करी थी। तो अगर बच्चों वो बोलता है एफ के लिए, तो एफ के लिए कितना हो जाएगा? 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये बच्चों हो जाएगा सेवन फोल्ड डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। बिल्कुल आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये टर्म यूज करने को मिल सकते हैं कि भाई सेवन फोल्ड, थ्री फोल्ड और फाइव फोल्ड, है ना, क्या होते हैं और किस तरीके से आपको समझना है। अब चलो कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, उससे मैं समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चों लिया मैंने P3, ध्यान देना। P3 को मैं लिखता हूँ, आपको बताना है कहाँ कहाँ पे आपका रूल्स फॉलो होगा, कहाँ कहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं होगा। मैंने बच्चों लिखा कुछ इस तरीके से, क्या रूल्स फॉलो हो रहा है बताओ इसके लिए। P3 की फिलिंग जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट रूल्स करेक्ट फिलिंग कर रहा है? नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। आपको बताना है कि कहाँ पे आपका जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आप और भी यहाँ पे लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। पहले ऊपर वाले में बताओ, इसको ऐसे भी, वो तो हो गया ऊपर वाला, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। चलो अब ठीक है, बताओ बच्चों। तो फर्स्ट वाला कैसा हो जाएगा? गलत कि सही होगा? फर्स्ट वाला तो करेक्ट होगा, क्यों? तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पी के पास, मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं। तो बच्चों वही पाउली जो आपका यहाँ पे जो हंस रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो कहता है कि पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को ना पैरेलल स्पिन वाले हैं, सेम स्पिन वालों को एक साथ पहले रख दो, लगाता है। 1 2 3 तीन ऑर्बिटल्स हैं, मैंने रख दिया बेटा, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, बिल्कुल सही है। नीचे वाला ये भी सही होगा, आप नीचे नीचे से स्पिन लेकिन तीनों के सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेक्ट है। क्या ये वाला करेक्ट है? ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको पहले कंप्लीट फिलिंग करनी थी ना। आपको तीनों ऑर्बिटल्स में पहले आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स तीन थे, तो आप एक में दो नहीं भर सकते हो एक साथ, इसलिए क्या होगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या होगा? यहाँ पे देखो ये उल्टा स्पिन आ गया। मैंने बोला था ना कि सेम स्पिन वाले आप पैरेलल स्पिन वाले पहले फिल कर दो, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट में देखो तो ये भी आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि पहले आप पैरेलल स्पिन वाले इस तरीके से फिल करो, देन उसके बाद आपकी बात क्या होगी? चेंज। तो ये आपके हो जाएंगे इनकरेक्ट। पूरी बात सभी को समझ में आई? अच्छा, इसी तरीके से अगर बच्चों में बात करूं P2 को लेके, P2, तो P2 की अगर मैं फिलिंग करूं, बताना है कौन सा सही है आपका, हंस रूल से कौन सा गलत है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ। बताओ बच्चों, इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका ऑब्वियसली करेक्ट है, क्यों? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पैरेलल स्पिन के साथ हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो ये इसने खाली छोड़ दिया ना, अगर ये खाली छोड़ दिया तो मतलब क्या है? क्या स्टेटमेंट सही बताएगा? बताओ बच्चों, सिर्फ एक करेक्ट है। मैं तो कहता हूँ, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। ऑल आर करेक्ट। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि पी एक्स की जो एनर्जी है वो पी वाई के बराबर है, इसकी एनर्जी पी जेड के बराबर है। आपका मन है आप जहां से स्टार्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए ना। तो आप चाहे पी वाई से स्टार्ट करो, हमारी हैबिट क्या होती है ना कि हम एक्स से स्टार्ट करते हैं और जेड पे खत्म करते हैं। अरे मैं तो बच्चों कहता हूँ आप जेड से स्टार्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जेड से स्टार्ट करो तो सीक्वेंस को फिर फॉलो करो, ठीक है। लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई पी एक्स पी वाई की एनर्जी, आप ये थोड़ी नहीं फिक्स कर सकते। आप मुझे बताओ, आप ये गड़बड़ी कर रहे हो। आप फिक्स कर रहे हो कि सर ये ना ये पी एक्स है, आप फिक्स कर रहे हो ये पी वाई है, आप फिक्स कर रहे हो ये पी जेड है। बेटा ये तो सीक्वेंस होता है एक्स वाई जेड। हम तो ये भी बोल सकते हैं कि पहले आपका पी वाई है, फिर आपका पी एक्स है, फिर आपका पी जेड है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि पहले वाला पी जेड है, फिर पी वाई है, फिर पी एक्स है। मैं बोल सकता हूँ पहले वाला पी एक्स है,
फिर आपका पी जेड है, फिर आपका पी बाई है, वट कुछ भी हो सकता है ना, और तीनों की एनर्जी बराबर है। बिल्कुल बात सही, बिल्कुल विश्वजीत आपने सही बोला। अभी आपने पहले स्टेटमेंट थोड़ा आपको गड़बड़ हुआ था, अभी समझ में आया। तो आप कहीं से भी स्टार्ट, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं भी फिल कर दो, कोई दिक्कत भी, कुछ एनर्जी तो बराबर है ना तीनों ऑर्बिटल्स की। तो आपका पहला ये और ये तीनों सही है और लास्ट वाला गलत है। तो जब बोलते हैं ना बच्चे कि भाई सिली मिस्टेक हो गई, तो यही होती है, यही गलतियां होती हैं ऐसे क्वेश्चंस में। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ओके, और भी चलो आप बताओ मुझे, मैं ऐसे भी अगर लिख दूं तो क्या सही है? इसको ऐसे लिख, P2 को मैंने ऐसे लिख दिया या फिर ऐसे लिख दिया, बताओ आप, क्या ऐसा ही होगा? क्या पहले वाला ये करेक्ट होगा P2 के लिए? हम्म, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, पहले वाला गलत है। क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते हैं, है ना, पाउली एक्सक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, है ना, अपोजिट आपके स्पिन आ गए, गलत हो गया। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। दिस लॉ इज नोन एज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ, since this law provide maximum value of spin multiplicity, ठीक है, SM, है ना। अच्छा, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते कैसे हैं? यही एडवांस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये बच्चों निकालते हैं TS टोटल स्पिन जो होगा प्लस आपका 1, TS प्लस 1, हम इससे निकालते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। TS है टोटल स्पिन, और टोटल स्पिन की अगर बच्चों बात करें TS की, तो ये तो आपको पता है कि सर यहाँ से प्लस माइनस 1/2 होता है, और इंटू एन, ये ध्यान दो, टोटल स्पिन अगर आपको निकालना है तो उसमें प्लस माइनस 1/2 इंटू एन करना पड़ेगा। यहाँ पे एन बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, यहाँ पे एन है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप ध्यान दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनेगा, आप कर पाओगे यहाँ पे। अगर बच्चों क्वेश्चन में पूछा है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो पहली बार आपने सुना होगा सभी ने कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालिए टोटल, तो आपको टोटल स्पिन प्लस आपको 1 कर देना है। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं, वो यहाँ से प्लस माइनस 1/2 इंटू एन। बिल्कुल बात समझ में, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग कुछ और। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया एक ऑर्बिटल D5, ध्यान दो, D5, इसके बच्चों निकालते हैं अपन SM की वैल्यू। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितनी होगी इस D5 के लिए? D5 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? तो कैसे निकाला जाए? तो भाई D5 को ना अपन रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, है ना, जो हंसुल की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है उसको फॉलो करेंगे ना अपन। 1 2 3 4 5, तो पहले टोटल स्पिन कितना आएगा, प्लस माइनस 1/2 इंटू 5, तो यहां से वैल्यू बच्चों आ जाएगी आपकी 5/2, ठीक है, 5/2। अब एक बात है कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, तो हम मॉड लेते हैं, ठीक है, कैसे, 2 आ गया, और यहाँ पे आपका क्या टोटल स्पिन, ठीक है, और प्लस 1। ध्यान दो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को? यस, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू टोटल स्पिन क्या है, मॉड का मतलब आपको प्लस माइनस वो प्लस में लेना है 5/2, और बाकी इसके बाद आपको क्या कर देना है यहाँ पे प्लस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 मिला देंगे तो आपका कितना जाएगा 6, तो 6 इज आंसर। बाकी इसकी एक इजी ट्रिक भी है, बाकी एक इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, क्या, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो उनके साथ 1 जोड़ दो बस, तो 6 यहाँ पे 5 है ना, तो 5 प्लस 1 कर दो, तो आंसर विल बी 6। आप फॉर्मूले को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन जितने अनपेयर्ड है प्लस 1 कर दो, आंसर बन जाएगा। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपसे और पूछूं, जैसे मैंने बच्चों पूछा F9, इसके लिए आपकी जो टोटल जो स्पिन है उसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ, सॉल्व करो इसको, इसमें मल्टीप्लिसिटी निकालो क्या होगी। F9,
करो करो, सॉल्व करो। F9 F10 निकाल पाओगे सभी? अरे F9 की फिलिंग कर दो ना सीधा यार। 1 2 3 4 5 6 7 पूरे बनाने पड़ेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन है ना, फिल करना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, बस उनकी तरफ आ जाओ। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो कितने बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो 5 + 1 कर दो, आंसर विल बी 6। 6 इज द राइट आंसर। आप फॉर्मूला लगा लेना, आपका ये आंसर बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों मैं पूछूं F10, मैं पूछूं आपसे F10, F10 तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, ऐसा नहीं है कि टोटल स्पिन निकालोगे तो क्या आएगा भाई। F10 की फिलिंग कर लो आप, तो 10 की फिलिंग एक और बढ़ा दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, होंगे ना 4। तो यहाँ से आपका प्लस माइनस 1/2 इंटू एन करते हैं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको आंसर, प्लस प्लस माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, टोटल स्पिन। और यहाँ से अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हो तो फिर आपका 2 ब्रैकेट में टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी है आपको मॉड में, तो आपकी 2 ली जाएगी। और +1, 2 2 जा 4 + 1, आंसर विल बी 5। तो वैसे भी आप इलेक्ट्रॉन्स कितने थे अनपेयर्ड, 4। तो 4 + 1 करें तो भी आंसर 5 आता है। अब बात समझ में आ रही है? तो किसी भी तरीके से निकालो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी, आपका आंसर सही बैठेगा। F10 भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो बात करते हैं N+L रूल। नेक्स्ट आता है N+L रूल, है ना। तो N+L बच्चों रूल किसके लिए वर्क करता है, ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, हायर द वैल्यू, हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर will be energy, higher will be energy of respect to orbitals, orbitals, ठीक है। have identical value, have identical values of N+L, ठीक है, N+L, then higher the value of N, then higher the value of N, higher the value of small n, higher will be the energy of orbital, energy of orbital। देखो बेसिक मतलब ये है कि सबसे पहले आप N+L को लगाओ, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस अजीमुथल क्वांटम नंबर को एडिशन करना है। तो N+L की वैल्यू जिस ऑर्बिटल्स के लिए ज्यादा होगी उसकी एनर्जी बच्चों क्या होगी, ज्यादा। जहाँ पे N+L बच्चों बराबर आ जाए तो आप स्मॉल n की तरफ शिफ्ट कर जाओ, जहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। सिंपल सा ये स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा नहीं है। जो बात आपको पहले से भी पता है, आबो प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं स्टेट कर देता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा मैंने 3p, यहाँ लिखा मैंने 4s, यहाँ लिखा मैंने 3d। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अब ध्यान दो। तो बच्चों इसकी अगर N+L से निकालेंगे तो कितना वैल्यू आएगी, 4। इसकी N+L से निकालेंगे तो कितनी वैल्यू, n, इसका कितना है 4, आपका 4 आ जाएगा। इसकी N+L से निकालेंगे 3 + 2, इसका 5 आ जाएगा। अब बोलो N+L से इसकी वैल्यू बराबर आ गई सर। अगर इसकी वैल्यू बराबर आ गई तो स्मॉल n पे चले जाओ। इसमें बेटा किसका बड़ा है, 4 इसका बड़ा है, तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और इसकी 5 है बेटा 3d की, तो इसकी सब। इसलिए बच्चों बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले 3p भरते हैं, फिर 4s भरते हैं, फिर 3d भरते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं? यस, यस। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। तो एनर्जी लेवल, हेडिंग है बच्चों एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब ये है कि जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 1 से अधिक, उसको बोलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और सेकंड आता है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है बच्चों वो इक्वल टू 1 होगी, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आपका यहाँ पे क्या आएगा, हीलियम, लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के, है ना। हीलियम आ गया, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, ये सब, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पे E = 1 की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स 1, तो वहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, हीलियम +1 आ गया, लिथियम +2 आ गया, सोडियम आपका आ गया, ठीक है। सोडियम +10 लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे ना 10, तभी 1 बचेगा। कुछ इस तरीके से ये आपको। तो जो आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो वो N+L को फॉलो करता है।
और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो स्मॉल एन को फॉलो करता है, स्मॉल एन रूल आपको बताया मैंने, उसको फॉलो करेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। तो एन प्लस एल की बच्चों बात करें तो सिक्वेंस क्या होगा, 1s, उससे अधिक एनर्जी किसकी होगी 2s की, फिर किसकी आएगी 2p की एनर्जी आएगी, फिर किसकी आएगी, सॉरी यहाँ पे 1s हो गया, 2s 2p नहीं, ठीक है 1s 2s 2p, फिर आपका 3s आता है, 3s के बाद आपका 3p आएगा, आप नेक्स्ट आपका 4s आएगा, फिर आपका 3d आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये n प्लस एल को आप यहाँ चेक कर सकते हो, एनर्जी का थ्री सीक्वेंस होगा। लेकिन बच्चों जब स्मॉल एन को फॉलो करेंगे ना और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उस केस में क्या होगा, 1s से अधिक कौन होगा 2s, लेकिन 2s के बराबर 2p होगा। ये बात आप मेरी समझो, बिकॉज स्मॉल n की वैल्यू बराबर है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 2s इक्वल टू 2p। उसके बाद अगर बच्चों बात करते हैं तो 3s की एनर्जी ज्यादा, लेकिन 3s 3p और आपका 3d, इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और उससे अधिक किसकी होगी, 4s के बराबर किसकी होगी 4p, 4p के बराबर किसकी होगी 4d, 4d के बराबर किसकी होगी 4fp। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में रूल्स कैसे अप्लाई करेगा वो आप ध्यान दो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बच्चों कैसे एनर्जी लेवल्स वर्क करते हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेटा हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन फॉलो ही करते हैं, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल, ठीक है इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो बोल देता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। सेकेंड, अब इसका हम एनर्जी ग्राफ की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों एनर्जी ग्राफ, तो अगर एनर्जी ग्राफ की बात करते हैं तो बच्चों मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दो ही हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो ग्राफ बच्चों आया है एडवांस के अंदर, ठीक है ध्यान देना यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इधर बच्चों में रेडियस ले ली है और इधर मैं ले लेता हूँ बाई एक्सिस पे एनर्जी, ठीक है ये एक्स एक्सिस है ये बाई एक्सिस है। बाकी अगर आप ध्यान दो तो बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा 1s, ये आपके 1s को रिप्रेजेंट करेगा 1s, 1s के बाद बेटा आपका 2s आएगा, उसकी एनर्जी इससे अधिक हो जाएगी, रेडियस भी बढ़ती जा रही है और एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। 2p की बात करते हैं तो इससे भी अधिक होगा 2p। नेक्स्ट इसके बाद कौन आएगा 3s, वो आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। फिर कौन आएगा आपका 3p, वो इधर जाके एग्जिस्ट करेगा, बात समझो बच्चों। फिर 3d, अब 3d की एनर्जी तो बच्चों ज्यादा होती है, बस साइज छोटा होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ तो बच्चों 4s सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 3d कहाँ होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 3d इधर से आके यहाँ पे होगा, ध्यान दो ये बिल्कुल आपको ध्यान देना पड़ेगा, 3d यहाँ पे होगा। तो 3d की जो साइज होती है वो तो बच्चों छोटी होगी ना, तीसरे तीसरे देखो n इक्वल टू 3 की बात करें तो वो तो पहले आएगा, लेकिन जब एनर्जी की बात करेंगे तो 3d की एनर्जी अधिक थी ना 4s से, आपको पता है 4s के कंपैरिजन में 3d की एनर्जी बच्चों n प्लस एल से अधिक होती है, तो एनर्जी आपको अधिक बतानी पड़ेगी और उसका जो साइज है वो छोटा बताना पड़ेगा। तो फिर ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनाया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ओके, इसके बाद जो बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ग्राफ, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें बराबर एनर्जी होगी सभी की। यहाँ पे लिया मैंने रेडियस, यहाँ बच्चों ली मैंने एनर्जी, ध्यान दो 1s की बात करेंगे तो ये बनेगा, 2s 2p की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा, एनर्जी तो उनकी बराबर ही होती है ना, बस साइज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। 3s 3p इन सब की बात करेंगे तो 3s यहाँ पे आ जाएगा, देन आपका यहाँ पे 3p आ जाएगा, देन आपका 3d आ जाएगा एंड सो ऑन। 4 की बात करेंगे तो इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ग्राफ। क्या दोनों ग्राफ आपको क्लियर हुए सभी को, क्लियर। चलो, तो इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ लॉ। अफबाउ बच्चों आपका जर्मन वर्ड है, अफबाउ इज एक्चुअली जर्मन वर्ड, ठीक है जर्मन वर्ड है। इस जर्मन वर्ड का बच्चों मतलब होता है टू विल्ड, टू विल्ड, ठीक है ये जर्मन वर्ड है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या है, तो मैं बोल देता हूं ध्यान सुन लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल का जो सीक्वेंस है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, बस ये सिंपल सा स्टेटमेंट, बाकी कुछ और नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम रूल्स फॉलो करते हैं वो बच्चों n+l रूल को हम लोग लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सभी से यहाँ तक, बिल्कुल।